कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाते हैं और फादर दोनों को देखकर सोच रहे होते हैं कहीं ये दोनों भाई तो नहीं। लेकिन उन दोनों में से एक बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारत कर रहा होता है, वहीं पर एक बहुत ही ज्यादा शांत होता है। जिस पर फादर उनमें से एक बच्चे की शर्ट पर देखते हैं तो उस पर यूनो नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन दूसरा शरारती बच्चा फादर के मुंह पर एक लात मार देता है जिस पर फादर की नाक में से खून निकल आता है। और वहीं पर हम देखते हैं दूसरे बच्चे का नाम होता है आस्था और फादर दोनों को देखकर बोलते हैं भले ही तुम्हें जन्म देने वालों ने तुम्हें नहीं संभाला लेकिन मैं तुम्हें संभालूंगा। उसके बाद हमें 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने मैजिक की मदद से खेती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और हम देखते हैं आस्था अब बड़ा हो गया है और वो एक सिस्टर को शादी के लिए अप्रोच कर रहा होता है। लेकिन वो सिस्टर बोलती है मैं एक सिस्टर हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। जिस पर आस्था बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी जिद जारी रखता है। लेकिन सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक से आस्था को जमीन में चिपका देती है। वहीं पर आस्था के छोटे भाई बहन आ जाते हैं और आस्था का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से आस्था उठता है, लेकिन आस्था का भाई यूनो वो आस्था को फिर से जमीन में चिपका देता है। लेकिन आस्था फिर से उठता है और यूनो पर चिल्लाने लगता है और यूनो आस्था को समझाता है कि तू जो कर रहा है वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। आस्था यूनो पर फिर से गुस्सा करता है लेकिन यूनो आस्था को इग्नोर करके सिस्टर लिली से बात करने लग जाता है। जिस पर आस्था फिर से यूनो पर गुस्सा करता है, जिस पर यूनो आस्था को समझाते हुए बोलता है कि सिस्टर लिली शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो यूनो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और उस पर एक बहुत खतरनाक अटैक करने का ट्राई करता है। लेकिन उसका अटैक काम नहीं करता जिस पर उसके छोटे भाई बहन उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आस्था का छोटा भाई बोलता है ऐसी हरकतें करना बंद करो, तुम्हें मैजिक नहीं आता है। लेकिन आस्था इस चिरकुट की बात को इग्नोर कर कर उनके सामने स्क्वाड्स लगाने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यूनो है वो सिस्टर लिली की अपने मैजिक से बहुत अच्छी मदद कर रहा होता है और सभी बच्चे भी यूनो को ही देख रहे होते हैं। लेकिन आस्था लकड़ी काटने के लिए भागा है, लेकिन वो लकड़ी काट पाए इससे पहले यूनो अपने मैजिक से लकड़ी को काट देता है। लेकिन तभी फादर बाहर आते हैं और बोलते हैं यूनो ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन आस्था जो सैड होकर साइड में बैठ गया था उसे सिस्टर लिली बोलती है तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए, ग्रीम वॉर सेरेमनी में तुम्हें जरूर अपनी ग्रीम वॉर मिलेंगी। जिस पर आस्था बोलता है हाँ, सबसे बेहतरीन ग्रीम वॉर मेरे ही हाथ लगेंगी और उसके बाद मैं बनूंगा विजर्ड किंग और फिर इस चर्च को रिपेयर कराऊंगा। जिस पर फादर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आस्था यूनो की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है क्यों यूनो, क्या बोलते हो तुम। लेकिन यूनो आस्था को इग्नोर कर कर साइड में चला जाता है और इस बात से आस्था को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं सिस्टर लिली जो यूनो को बोल रही होती है तुम्हें आस्था से प्यार से पेश आना चाहिए। जिस पर सिस्टर लिली सोच रही होती है यूनो बचपन में बहुत ही ज्यादा रोतड़ू बच्चा था और एक दिन ये दोनों किसी से लड़कर आए और उस दिन से यूनो ने रोना छोड़ दिया और आस्था भी बहुत ज्यादा बदल गया। और यूनो बोलता है अब हम बच्चे नहीं है, हम जैसे है वैसे ही रहेंगे। और हम देखते हैं आस्था को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और देखते ही देखते ग्रीम वॉर सेरेमनी डे भी आ जाता है जहाँ पर हमारा आस्था भी पहुंच गया होता है। और वहीं पर हम देखते हैं दो बदमाश बच्चों को जो आस्था और यूनो का मजाक बना रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन जैसे लोगों को यहाँ पर आने किसने दिया और उनमें से एक को तो जादू भी नहीं आता। और इनकी ये बात सुनकर आस्था के छोटे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर टावर मास्टर आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है ग्रीम वॉर मिलने के बाद अगर हमारे यहाँ से कोई मैजिक नाइट बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चिल्लाकर बोलता है कोई तो मेरा नाम रोशन करो यार। और उसके बाद ग्रीम वॉर बांटने की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। ग्रीम वॉर उड़ उड़ कर अपने अपने यूजर्स के पास जा रही होती है, किसी के पास बड़ी तो किसी के पास मोटी तो किसी के पास छोटी, इस तरह से सभी के पास ग्रीम वॉर जा रही होती है। कोई बोल रहा होता है अब मैं अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा, तो कोई बोल रहा होता है अब मैं वर्ल्ड टूर के लिए निकल सकता हूँ। वहीं पर ये दो छपरी बोलते हैं हमारा फ्यूचर पहले से ही डिसाइड है और हम मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं आस्था को जिसे अपनी ग्रीम वॉर नहीं मिलती और वो बोलता है अरे मास्टर मेरी ग्रीम वॉर की ट्रेन छूट गई या फ्लाइट मिस हो गई। जिस पर टावर मास्टर बोलता है अब तुम अगले साल ट्रेन से आना। जिस पर सारे बच्चे आस्था पर हंसने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा चमकती हुई ग्रीम वॉर जो कि यूनो की होती है, जिसे देखकर टावर मास्टर बोलता है 4 लीफ ग्रीम वॉर, जो सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। और ये दो
छपरी भी। सिस्टर लिली बोलती है 4 लीफ ग्रीम वॉर आपको सिर्फ ताकतवर ही नहीं बनाती, आपकी किस्मत भी चमकाती है। और यूनो ग्रीम वॉर को हाथ में लेकर बोलता है मैं बनूंगा विजर्ड किंग, जिस पर सारे बच्चे उसे चेयर करने लगते हैं। और यहाँ पर भी यूनो ने स्पॉटलाइट ले ली। फादर बोलते हैं यूनो हमारा हीरो है। वहीं पर आस्था उठा है और बोलता है यूनो मैं बनूंगा तेरा चैलेंजर, मैं तुझे कंपटीशन दूंगा और तुझे हराऊंगा। लेकिन यूनो उसे फिर से इग्नोर मार कर चला जाता है। और तभी फादर बोलते हैं अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। और हम देखते हैं सारे बच्चे अब अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं एक मिस्टीरियस मैन को, जो बोलता है मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर ऐसे बच्चे भी मुझे मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ आस्था पेड़ पर लटकर निराश हो रहा होता है। लेकिन तभी वो फिर से उठता है और बोलता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे ग्रीम वॉर मिलने में कितने ही दिन लग जाए, साल लग जाए, लेकिन मैं ग्रीम वॉर को हासिल करूंगा और यूनो को हराऊंगा और बनूंगा विजर्ड किंग। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दो छपरियों ने यूनो को घेर लिया होता है, क्योंकि उसने आज के शो की स्पॉटलाइट चुरा ली थी। इसीलिए ये दो छपरी यूनो को सबक सिखाना चाहते हैं। इनमें से पहला छपरी अपनी ग्रीम वॉर खोलता है और यूनो पर एक फायर अटैक कर देता है। लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रीम वॉर यूज किए इसके अटैक को रिपेल कर देता है, जिस पर इस छपरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे को बोलता है तुम आखिर कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये दो छपरी कुछ कर पाते, पर दीवारों में से कुछ चेन्स निकलती है और इन पर अटैक कर देती है, जिसकी आवाज आस्था भी सुन लेता है। और हम देखते हैं जिन चेन्स ने इन दो छपरियों पर अटैक किया था, दोनों छपरी को चेन्स ने बांध दिया है। और तभी हम देखते हैं वही मिस्टीरियस मैन जो कुछ देर पहले यूनो की बात कर रहा होता है, वो इनके सामने आ जाता है। यूनो बोलता है कौन हो तुम? मिस्टीरियस मैन बोलता है मेरा नाम है रियूची और मैं पहले एक मैजिक नाइट था और उन्होंने मुझे निकाल दिया। और तो और ये यूनो को भी पकड़ लेता है और उसकी ग्रीम वॉर भी छीन लेता है, जिस पर यूनो उससे बोलता है लेकिन तुम्हें ग्रीम वॉर चुराने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये चोर बोलता है यूनिक ग्रीम वॉर को ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छे दाम पर खरीदते हैं। और इसकी नजर यूनो के गले के लॉकेट पर भी पड़ती है। लेकिन इससे पहले ये कुछ करता, यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे आस्था की। आस्था बोलता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? चोर बोलता है ये तो वही लड़का है जिसने इतना वेट किया लेकिन उसे ग्रीम वॉर नहीं मिली। लेकिन आस्था बोलता है तूने जो ग्रीम वॉर ली है वो यूनो को वापस कर दे चुपचाप। लेकिन ये चोर अपनी ग्रीम वॉर खोलता है, पर उससे पहले आस्था इस पर अटैक कर देता है। चोर भी चेन से आस्था पर अटैक कर देता है, लेकिन आस्था सारी चेन्स को डॉच करते हुए इस चोर के पीछे आ जाता है। लेकिन आस्था के पंच करने से पहले इस चोर की चेन्स आस्था को पकड़ लेती है। चोर बोलता है ये चूजा कुछ ज्यादा ही उछलता है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे आस्था दीवार में जाकर चिपक जाता है और मुंह से खून थूक देता है। और ये चोर आस्था के पास आकर आस्था के कंधे पर अपना पैर रख देता है और बोलता है तू साले नन्हे चूहे। लेकिन आस्था बोलता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। चोर बोलता है तूने क्या कहा था? तुझे बनना है विजर्ड किंग, लेकिन तुझे तो जादू ही नहीं आता। मेरी चेन्स जिसे भी पकड़ती है उसके अंदर की मैजिकल एनर्जी को भाप लेती है, लेकिन उन्हें तुझ में कोई मैजिकल एनर्जी नहीं मिली। इसका मतलब तू पैदा ही बिना मैजिक के हुआ है। मुझे तो तुझ पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। तू विजर्ड किंग तो छोड़, तू एक मैजिक नाइट भी नहीं बन सकता। और आस्था के कंधे पर लात मारने लगता है और आस्था भी गिव अप करने वाला होता है। लेकिन तभी यूनो चिल्ला कर बोलता है ये सच है कि तुम कभी विजर्ड किंग नहीं बन सके, क्योंकि विजर्ड किंग मैं बनने वाला हूँ। जिस पर चोर फिर से आस्था का मजाक बनाता है। लेकिन यूनो फिर बोलता है वो लूजर नहीं, वो मेरा राइवल है। जिस पर आस्था में फिर से जोश आ जाता है। लेकिन चोर बोलता है तो इस जैसे निकम्मे को तूने अपना राइवल चुना है। लेकिन आस्था अपने हाथ से चोर का पैर पकड़ लेता है और उसे दबाने लगा है और उसे दबाते हुए बोलता है अपने ये गंदे पैर उतार मुझ पर से। चोर भी डर जाता है और पीछे हट जाता है, क्योंकि आस्था का ऑरा बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया होता है और चोर को आस्था में एक डीमन दिख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लैक ग्रीम वॉर आ जाती है, जिस पर 5 लीफ क्लोवर बना हुआ होता है। लेकिन ग्रीम वॉर को देखकर चोर और यूनो दोनों ही हैरान हो गए होते हैं। यूनो बोलता है आस्था तुम भी एक ग्रीम वॉर के हकदार हो। उस ग्रीम वॉर में से एक तलवार निकलती है। चोर बोलता है लेकिन मैंने तुम में कोई मैजिक सेंस नहीं किया था। और फिर हमें क्लोवर्स की 3 लीफ के बारे में बताया जाता है। क्लोवर में पहली 3 लीफ्स का मतलब होता है प्यार, उम्मीद और विश्वास। चौथी लीफ लेकर आती है अच्छी किस्मत और 5वीं लीफ में समाया है डेविल यानी शैतान। और फिर हमें अचानक 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यूनो को जमीन पर गिरते हुए और तभी वहाँ पर आस्था यूनो की मदद के लिए आ जाता है और आस्था उसे जमीन से उठाता है और बोलता है फिक्र
मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यूनो का हाथ पकड़कर भागने लगा है। और उसके बाद आस्था, यूनो और इनके भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टर लिली आस्था और यूनो को बता रही होती है कि किस तरह एक जादूगर ने दुनिया को एक बड़े मॉन्स्टर से बचाया था और तभी से उसे विज़र्ड किंग का खिताब दिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था को जो सिस्टर लिली को पूछ रहा होता है क्या विज़र्ड किंग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर सिस्टर लिली कहती है हाँ वो अभी भी हम सभी के बीच में मौजूद है। और फिर आस्था बोलता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता, मैं विज़र्ड किंग बनना चाहता। और सिस्टर लिली बोलती है हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं। और यूनो आस्था की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में हम देखे हैं आस्था मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो मैजिक नहीं कर पाता और उदास हो जाता है। लेकिन सिस्टर लिली उसे समझाती है कि एक दिन तुम भी मैजिक जरूर कर पाओगे। तभी वहाँ पर यूनो और आस्था के छोटे भाई बहन आ जाते हैं। उनमें से आस्था का एक छोटा भाई रो रहा होता है तो आस्था उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन आस्था से वो चुप नहीं हो तो सिस्टर लिली उसे चुप कराती है। और तभी वहाँ पर फादर आते हैं और कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आस्था काम करने के लिए उछल रहा होता है लेकिन फादर यूनो को काम सौंप देते हैं। फादर बोलते हैं ये एक इम्पोर्टेंट काम है और इसके लिए मैं यूनो पर भरोसा कर सकता हूँ। यूनो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और चिट्ठी लेकर निकल जाता है। पर तभी हम देखे हैं एक आदमी दूसरे आदमी को दुकान से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और हमारा यूनो वहीं पर आकर गिर जाता है। यूनो की गिरने की वजह से ये बदमाश यूनो के गले का लॉकेट देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूनो ने सही सलामत अपनी चिट्ठी डिलीवर कर दी होती है और वापस चर्च के लिए निकल रहा होता है लेकिन रास्ते में यूनो इस बदमाश से टकरा जाता है। हम देखते हैं चर्च में सभी लोग यूनो का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बदमाश ने यूनो के गले में से लॉकेट निकाल लिया होता है और बोलता है इस लॉकेट की मुझे अच्छी खासी कीमत मिलेगी। यूनो बोलता है प्लीज मेरा लॉकेट वापस कर दो लेकिन ये बदमाश यूनो को लात मारकर दूर फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है तुझे क्या लगा तू अकेला मुझे यहाँ पर रोक लेगा। पर तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और इसकी कमर को पकड़ लेता है और बोलता है यूनो का लॉकेट वापस कर दे अभी के अभी। जिस पर यह बदमाश आस्था को 2 फटके लगा देता है लेकिन आस्था हार नहीं मानता और फिर से उस पर झपट पड़ता है और किसी भी हाल में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये बदमाश भी परेशान हो जाता है और लॉकेट को नीचे फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कहा इन बच्चों के चक्कर में फंस गया। यूनो आस्था से माफी मांगता है और बोलता है ये सब मेरी गलती है। आस्था बोलता है फिक्र मत कर यूनो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। और हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर आस्था इस चोर के सामने खड़ा होता है। चोर की भी फटी पड़ी होती है और वो आस्था पर अटैक कर देता है लेकिन आस्था अपनी तलवार की मदद से एक ही खतरनाक हमले की तैयारी करता है। अपने हाथ और पैरों को कस लेता है और बिजली की रफ्तार से चोर पर अटैक कर देता है और एक ही फटके में इसे सुला देता है। चोर के हार जाने की वजह से यूनो भी उसकी चेन्स में से आजाद हो जाता है और उस टाइम के बारे में सोच रहा होता है जब आस्था ने यूनो को बचाया था। आस्था बोल रहा होता है मैं विज़र्ड किंग बनकर तुम सबकी रक्षा करूंगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि एक गरीब बच्चा भी विज़र्ड किंग बन सका है। जिस पर यूनो बोलता है क्या सच में एक अनाथ गरीब बच्चा भी विज़र्ड किंग बन सका है। आस्था बोलता है हाँ मैं भी विज़र्ड किंग बन सकता हूँ और तुम भी विज़र्ड किंग बन सकते हो। यूनो खड़ा होता है और बोलता है मैं भी बनूंगा विज़र्ड किंग और बचपन से ही इनकी राइवलरी शुरू हो जाती है। और फिर से हम फ्यूचर में आते हैं और आस्था यूनो को उसकी ग्रीम वॉर दिखा रहा होता है। यूनो आगे जाते हुए बोलता है तुम्हारा एहसान मैं ये जरूर चुकाऊंगा और बोलता है क्या तुम्हें हमारा वो बचपन का किस्सा याद है। आस्था बोलता है हाँ हाँ मुझे वो याद है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। और यूनो बोलता है तो फिर क्या कहते हो जाए। आस्था बोलता है हो जाए। अगले सीन में हम देखे हैं क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल को जहाँ पर हम विज़र्ड किंग और स्क्वाड कैप्टन्स को देख सकते हैं और हमें बताया जाता है कि किस तरह से विज़र्ड किंग बदलते रहते हैं और क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखते हैं। हम देखते हैं बड़े से स्कल को जिसमें आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। क्या हुआ मेरे पास मैजिक नहीं है तो मैं अपने ताकत के दम पर विज़र्ड किंग बन के दिखाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनो को जिसने भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होती है। यूनो लकड़ियां काट रहा होता है मैजिक की मदद से और पत्थरों को भी तोड़ रहा होता है और अपनी मैजिक को इम्प्रूव कर रहा होता है और इन दोनों की ही ट्रेनिंग काफी जोरों शोरों से चल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विज़ार्ड टावर जहाँ पर फादर
फादर टावर मास्टर को बोल रहे होते हैं, यूनो का तो एग्जाम में जाने का हम समझ सके हैं, उसमें वो पोटेंशियल है, लेकिन आस्था का वहाँ पर जाकर कुछ फायदा नहीं होने वाला। टावर मास्टर बोलता है, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आस्था जानना चाहता है तो उसे जाने दो। और वैसे भी जिन लड़कों पर मुझे भरोसा था उन्होंने पहले से ही हार मान ली है। हम देखते हैं इन दो छपरियों को जिन पर उस चोर ने अटैक किया था। फादर फिर से बोलते हैं, यूनो में मुझे वो बात लगती है, लेकिन आस्था में वो बात नहीं है। टावर मास्टर फिर से बोलता है, हाँ पर वो एग्जाम देना चाहता है तो उसे देने दो। और अचानक फादर के बिल्कुल सामने आकर बोलता है, हाँ अब मैं समझा, अगर तुम यूनो और आस्था दोनों को जाने देते हो तो तुम अकेले पड़ जाओगे और इसीलिए तुम आस्था को नहीं जाने देना चाहते। सिस्टर लिली बोलती है, हाँ क्या सच में आपको आस्था की इतनी ज्यादा याद आएगी? फादर बोलते हैं, नहीं नहीं, आस्था वहाँ पर जाकर हारेगा ही तो इसीलिए उसे जाना ही नहीं चाहिए। और टावर मास्टर भी फादर के पीछे से मजे ले रहा होता है। फिर फादर सीरियस होके बोलते हैं, मैंने बचपन से उन्हें पाला पोसा है, इसीलिए मुझे उनकी याद तो आएंगी ही। सिस्टर लिली बोलती है, हाँ आपने उन्हें बचपन से पाला पोसा, लेकिन अब उन्हें अपने पंख फैलाने दीजिए। टावर मास्टर बोलता है, सिस्टर लिली सही कह रही है, और वैसे भी आस्था को हार कर वापस आना ही है। फादर बोलते हैं, अगर आस्था जादू इस्तेमाल ही नहीं कर पाता तो फिर उसे ग्रीम वॉर कैसे मिली? टावर मास्टर बोलता है, मैंने 5 लीफ क्लोवर ग्रीम वॉर आज तक नहीं देखी। और उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था को भागते हुए, जो भागते भागते यूनो के आगे निकल जाता है, जो देखकर यूनो भी भागने लगता है और इन दोनों की रेस शुरू हो जाती है। भागते भागते ये दोनों चर्च तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर इनके छोटे भाई बहन भी होते हैं। आस्था अपने छोटे भाई से पूछता है, हम दोनों में से कौन जीता? उसका छोटा भाई बोलता है, कंपटीशन टफ था, लेकिन तुम दोनों एक साथ यहाँ तक पहुँचे हो। आस्था बोलता है, तो फिर चलो देखते हैं चर्च के अंदर कौन पहले पहुँचता है। लेकिन यूनो अपने मैजिक से आस्था को ऊपर उड़ा देता है और एकदम स्टाइल में चर्च के अंदर जाता है। रात हो जाती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन आस्था फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, पर तभी वहाँ पर आस्था का छोटा भाई आ जाता है। आस्था बोलता है, ओ स्मैश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्मैश बोलता है, बस ऐसे ही तुम्हारी बचकानी हरकतें देखने के लिए चला आया। आस्था बोलता है, ये बचकानी हरकतें नहीं है चूजे। स्मैश बोलता है, तुम बेवजह के सपने देखते रहते हो जो कभी पूरे नहीं होने वाले। आस्था बोलता है, मेरे पास अपनी खुद की ग्रीम वॉर है और इसके बाद तो मैं विजर्ड किंग जरूर बनूंगा। स्मैश चिढ़कर बोलता है, हम जैसे अनाथ गरीब बच्चे इस तरह के सपने नहीं देख सकते। आस्था स्मैश के पास आता है और उसके कान में चिल्लाकर बोलता है, तेरे बोलने से मैं हार नहीं मानने वाला। मेरी बात सुनो, मैं अपने सपने सच करके रहूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि हम भी अपने सपने सच कर सकते हैं। मैं बनूंगा विजर्ड किंग। और वहाँ की एक हड्डी को तोड़ देता है और मैच भी आस्था से इम्प्रेस हो जाता है। अगले इसमें हम देखते हैं चर्च का सीन, जहाँ पर सिस्टर लिली बोल रही होती है, आस्था और यूनो की जाने की खुशी में फादर ने ये पार्टी अनाउंस की है। आस्था बहुत प्यार से फादर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन फादर बोलते हैं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये पार्टी मैंने यूनो के लिए रखी है। वो मैजिक नाइट स्क्वाड में भर्ती हो जाएगा, लेकिन तुम फेल होकर वापस ही आने वाले हो। आस्था को बुरा लग जाता है और वो फादर पर चिल्लाने लगता है। फादर बोलते हैं, मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, तुम्हारे पास होने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, तुम कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हो आस्था, चाहे ये चर्च कितना ही पुराना क्यों ना हो। आस्था बोलता है, ये इमोशनल डायलॉग आप यूनो को भी मारेंगे ना? फादर बोलते हैं, मारता, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं। आस्था बोलता है, तो फिर मुझे भी इसकी जरूरत नहीं, मैं विजर्ड किंग बन के रहूंगा और उसके बाद सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन सिस्टर लिली आस्था को दीवार में चिपका देती है और बोलती है, चलो अब खाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ इनका चर्च में आखिरी दिन भी खत्म हो जाता है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर चर्च के सभी मेंबर आस्था और यूनो को गुड बाय देने के लिए तैयार होते हैं। आस्था और यूनो जाने के लिए तैयार होते हैं। फादर बोलते हैं, अपना ख्याल रखना। आस्था की छोटी बहन बोलती है, मजे करना। और स्मैश आस्था के पास आकर बोलता है, वैसे तुम्हारे पास होने की कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन अगर तुम पास हो जाते हो तो मैं भी अपने सपने पूरे करूंगा। और फिर ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और सभी लोग इन्हें दूर से गुड बाय कर रहे होते हैं। सिस्टर लिली सोच रही होती है जैसे कल ही की बात हो, जब ये दोनों छोटे बच्चे थे और आज देखो कितने बड़े हो गए, और बोल रही होती है, बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और हम देखते हैं आस्था और यूनो भी अब जंगल में पहुंच गए होते हैं, लेकिन आस्था दौड़ने लगता है और यूनो को बोलता है, मैं सफर के दौरान भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगा। और यूनो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर पर आकर ये दोनों थक जाते हैं, लेकिन आस्था चिल्लाता है और फिर से दौड़ने लगता है। यूनो भी उसके साथ दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर आकर ये फिर से थक जाते हैं, लेकिन आस्था फिर से दौड़ने की कोशिश करता है, पर यूनो उसे पकड़कर पीछे
नीचे फेंक देता है और बोलता है अब हमें रुक जाना चाहिए। और कुछ देर के बाद इनका सफर फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये बारिश में भीगते हुए, रात के अंधेरों को काटते हुए, जंगली जानवरों से लड़ते हुए और उन्हें खाते हुए धुंध के जंगलों में से आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक पहाड़ के बाजू में से चलते चलते इन पर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन आस्था अपनी तलवार से पत्थरों को तोड़ देता है और यूनो अपने मैजिक से। और इनके सफर में यह नदियों को पार कर कर, रेगिस्तान को पार करते हुए, घास के मैदानों में दौड़ते हुए आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और इनके सामने होता है कैपिटल ऑफ क्लोवर किंगडम। आस्था इसे देखकर बोलता है तो यही रहते हैं विजर्ड किंग। और आस्था कैपिटल की तरफ भागने लगता है और यूनो उसे पीछे से देख रहा होता है। और आखिरकार क्लोवर किंगडम कैपिटल में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कैपिटल के अंदर ये दोनों अलग अलग दुकानों पर घूम रहे होते हैं और तभी इनकी नजर एक हथियारों की दुकान पर पड़ती है। आस्था यूनो को बोलता है देख यहाँ पर कितने अच्छे वेपन्स है। पर उन हथियारों की कीमत देखकर आस्था की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वहीं पर आस्था को विजर्ड किंग का कैसल दिखाई देता है और वो बोलता है क्या विजर्ड किंग इसी में रहते हैं? यूनो बोलता है हाँ, और किंगडम के किंग भी इसी में रहते हैं। आस्था बोलता है मुझे ये जगह अच्छी लगी और आज नहीं तो कल ये जगह मेरी होकर रहेगी। पीछे से यूनो बोलता है तुम्हारी नहीं मेरी। आस्था बोलता है चल ठीक है, तेरी किस्मत में होगा तो तुझे रहने दूंगा। यूनो बोलता है अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो मैं तुम्हें रहने दूंगा। वहीं पर एक लड़की अपने छोटे भाई बहनों के साथ जा रही होती है, जिसे देखकर आस्था बोलता है इन्हें देखकर मुझे घर की याद आ गई। पर यूनो आगे निकल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं चर्च का सीन, जहाँ पर चिरकुट स्मैश चूल्हे में आग लगाते हुए बोल रहा होता है आस्था के जाने की वजह से आज चर्च में कितनी ज्यादा शांति है। सिस्टर लिली स्मैश को टोकते हुए बोलते हैं तुम आखिर ऐसा कैसे कह सके हो? जिस पर स्मैश बोलता है मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। सिस्टर लिली बोलती है मुझे तो उन दोनों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। स्मैश बोलता है हाँ मुझे भी, जिस पर सिस्टर लिली उसे टोकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था को, जो यूनो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम कहाँ हो रहे होंगे? यूनो बोलता है शायद उस तरफ हो रहे होंगे। और वैसे तुम ये क्या खा रहे हो? जिस पर आस्था बोलता है ये एक ग्रिल्ड स्नैक है, क्या तुम खाना चाहोगे? यूनो बोलता है बिल्कुल नहीं। वही हम देखते हैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा लोग जमा हुए होते हैं। आस्था और यूनो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को चेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे कंटेस्टेंट लाइन में खड़े होते हैं और इन सभी को अपने अपने नंबर मिल रहे होते हैं। यूनो की बारी आती है और नंबर देने वाला लड़का उसे बोलता है अपनी ग्रीम वॉर दिखाओ। यूनो अपनी ग्रीम वॉर दिखाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है और लीफ क्लोवर। और वहीं पर खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं। नंबर देने वाला लड़का बोलता है तुम्हारा नंबर है 164। नंबर मिलने के बाद यूनो वहां से निकल जाता है। यूनो के बाद आस्था की बारी होती है, लेकिन आस्था की ग्रीम वॉर देखकर ये लड़का बोलता है क्या ये सच में एक ग्रीम वॉर ही है? आस्था बोलता है हाँ ये एक ग्रीम वॉर ही है। लड़का बोलता है ठीक है और तुम्हारा नंबर है 165। और आस्था वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं सभी कंटेस्टेंट को अपने अपने नंबर मिल गए हैं, लेकिन एक लड़के के पास बहुत ज्यादा पक्षी मंडरा रहे होते हैं। वहीं पर खड़ा एक लड़का बोलता है ये एंटाई बर्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा कम मैजिक शक्ति होती है, ये उसी के पास मंडराते हैं। ये लड़का बोलता है हाँ सुना तो मैंने भी है। और वो देखता है यूनो को, जिसके पास एक भी बर्ड नहीं होता। लड़के और लड़कियां दोनों यूनो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं आस्था को, जिसे पूरी तरह से बर्ड्स ने लपेट लिया होता है और आस्था पक्षियों से दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन आस्था भागते भागते एक लंबे चौड़े इंसान से टकरा जाता है। आस्था बोलता है सॉरी भाई साहब, गलती से टकरा गया। आदमी बोलता है ऐसा क्या चिरगोजे? इस आदमी का चेहरा देखकर आस्था की फटके चार हो जाती है और आस्था सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मेरी एज का कैसे हो सकता है। और फिर बोलता है मुझे किसी को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है तुम तो अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़े लगते हो, लगता है जिंदगी ने तुम्हारी बहुत ज्यादा बजाई है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। बड़ा आदमी बोलता है लगता है तू मरना चाहता है, और आस्था के सर को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर दो लोग इसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है अच्छा तो आप यहाँ है, पर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? बड़ा आदमी बोलता है मुझे इस चूजे की गर्दन को धड़ से अलग करना है। लेकिन वहीं पर बाकी के बच्चे इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये मैजिक नाइट्स होते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो वही स्पेशल मैजिक यूजर है। तभी ये आदमी आस्था के सिर को और जोर से दबाने लगता है, जिस पर इसका साथी बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं कैप्टन, आप कंटेस्टेंट को मार नहीं सकते। वहीं पर कंटेस्टेंट में से एक लड़का बोलता है क्या कहा कैप्टन? तो क्या इसका मतलब ये वही स्क्वाड है? और ये है यामी सुके, ब्लैक बुल
स्क्वाड का कैप्टन। ये वही स्क्वाड है जिसमें सबसे ज्यादा अजीबोगरीब जादूगर है। मैं तो इस स्क्वाड में कभी नहीं जाना चाहूंगा। अजीब का मतलब तो तुम समझ ही सकते हो, इनमें से एक यहाँ पर लड़कियों से चिपक रहा है। लेकिन वहीं पर आस्था भी अब बचने के लिए अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और कैप्टन यामी उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर फटाके फूटने लगते हैं। कैप्टन यामी आस्था को छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन आस्था की तो अभी भी फटी पड़ी होती है और ये छपरी तो भाई लड़कियों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर आस्था के पास एक लड़का आता है और बोलता है कुछ तो बात है तुम में। आते ही कैप्टन यामी सुके से पंगा, वैसे मेरा नाम है सके, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आस्था बोलता है मुझे भी अच्छा लगा, मैं हूँ आस्था। स्क्वाड कैप्टन की भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है और सभी स्क्वाड कैप्टन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सके कैप्टन का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है वो है सिल्वर ईगल के कैप्टन, कैप्टन सिल्वा। यूनो उन्हें देखकर सोचता है ये है एक असली स्क्वाड कैप्टन। आस्था बोलता है लेकिन उन्होंने नाकर चोटी कैसे बनाई? सके बोलता है और ये है क्रिम्सन लायंस के कैप्टन, कैप्टन फेगोलियन। ये है मेंटिस स्क्वाड के कैप्टन जैक द रिपर। ये है रोज वायलेट स्क्वाड के कैप्टन, कैप्टन शाह। ये है पर्पल ऑर्कस के कैप्टन, कैप्टन साल्जार। पोलर पिकॉक के कैप्टन, कैप्टन दोरथी अनवस। एक्वाडियर का कैप्टन ड्रिल बॉय मोटिए। और ये सिर्फ 19 साल का है। आस्था बोलता है क्या 19 साल का? इसका मतलब तो मैं भी विजर्ड किंग बन सकता हूँ। सखे बोलता है क्या कहा विजर्ड किंग? अब आ रहा है वो कैप्टन जो सबसे ज्यादा काबिल है विजर्ड किंग बनने के, गोल्डन डॉन के कैप्टन जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, विलियम वॉर्जिन्स। इनके स्क्वाड मेंबर्स इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। बच्चे सोच रहे होते हैं ओए होए गोल्डन डॉन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और कैप्टन यामी सुके भी यहाँ पर आकर बैठ जाता है और बोलता है जल्दी निपटाओ ये कचरा। गोल्डन डॉन का कैप्टन बोलता है ये बच्चों का भविष्य तय करने वाला है, तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन आस्था बोलता है विजर्ड किंग नहीं दिख रहे कहीं पर। सखे बोलता है विजर्ड किंग ऐसे चिल्लर काम के लिए बाहर नहीं आती और शुक्र मान कि हमें एक साथ सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। गोल्डन डॉन का कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है सभी कंटेस्टेंट्स यहाँ ध्यान दे, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आप सभी के एग्जाम्स को मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। बोलते हुए अपनी ग्रीमवॉर निकालता है और एक स्पेल कास्ट करता है जिससे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक चमकता हुआ पेड़ नीचे आता है और सभी कंटेस्टेंट्स को झाड़ू देता है। यूनो को भी अपना झाड़ू मिल जाता है। गोल्डन डॉन स्क्वाड कैप्टन बोलता है हम आपका पहला टेस्ट शुरू करने वाले हैं और आपके पहले टेस्ट में आपके पास जो झाड़ू है उसे लेकर आपको उड़ना है। वही खड़े कुछ बच्चे बोलते हैं ये तो मैंने पहले कभी नहीं किया। गोल्डन डॉन का स्क्वाड कैप्टन बोलता है जिस जादूगर का अपने जादू पर अच्छा कंट्रोल होगा वो इसे आसानी से कर लेगा और ये ट्रैवल करने के लिए एक बेसिक जादू है। चलो अब नाटक बहुत हुए और शुरू करो। और बच्चे भी मैजिक की मदद से आसमान में उड़ने लगते हैं। कैप्टन शार सोच रही होती है इस टेस्ट से ये पता चल जाएगा यहाँ पर किस लेवल के जादूगर है। सारे बच्चे आसमान में उड़ रहे होते हैं और वहीं पर हम देखते हैं सबसे ऊपर यूनो को जो बड़ी आसानी से उड़ रहा होता है। लेकिन आस्था बहुत कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पा रहा होता है, जिस पर कैप्टन फेगुलियन बोलते हैं ये तो एक बेसिक जादू है, भले ही कोई कितना ही बेवकूफ क्यों ना हो लेकिन वो उड़ तो सकता है। पर तभी सिल्वर ईगल का कैप्टन उठता है और बोलता है मैं अभी आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चे आस्था का मजाक बना रहे होते हैं लेकिन सके उसे बोलता है अपने शरीर को हल्का छोड़ दो और तुम उड़ने लग जाओगे। आस्था बोलता है हाँ समझ गया और उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्वर ईगल का कैप्टन जो कुछ देर पहले उठकर वहाँ से चला गया था वो एक लड़की को मिलकर बोलता है ये आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम एक रॉयल हो और तुम्हारा भविष्य पहले से ही तय हो गया है, इसीलिए ये बचकानी हरकतें बंद करो। जिस पर इस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ आस्था किसी भी एग्जाम में कुछ खास कर नहीं पा रहा होता है। क्रिएशन मैजिक एग्जाम, क्लॉकमेंटल मैजिक एग्जाम और इसी तरह से आस्था किसी भी मैजिक एग्जाम में कुछ खास नहीं कर पाता और लास्ट एग्जाम आ जाता है और लास्ट एग्जाम कॉम्बैट एग्जाम होता है, इसीलिए सारे बच्चे डर रहे होते हैं। लेकिन कैप्टन फेगोलियन बोलते हैं डरना बंद करो और सारे अपने अपने पार्टनर चुन लो, अपनी ग्रीम वॉर से अपना डिफेंस करो और अटैक करो। एक मैजिक नाइट का कर्तव्य होता है हर हाल में दूसरों को बचाना। गोल्डन डॉन का कैप्टन बोलता है तुम्हारा मुकाबला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम में से कोई एक हार नहीं मान जाता या फिर लड़ने लायक नहीं रहता। आस्था ये सोचकर परेशान होता है कि ये लास्ट राउंड है और उसके साथ कौन लड़ेगा। तभी वहाँ पर सेके आता है और बोलता है मैं तेरे साथ लड़ूंगा, जिस पर आस्था खुश हो जाता है। रेफरी बोलता है तो सबसे पहले कौन लड़ेगा? आस्था
बोलता है हम, और आगे आ जाता है और सके भी उसके पीछे पीछे आता है। आस्था बोलता है हम दोनों का मकसद एक ही है, इसीलिए हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और एक दूसरे पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। लेकिन तभी सके आस्था के पास आता है और बोलता है ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं कीड़े, मैं तेरे साथ था ताकि मैं हीरो लगूं और तू जीरो। तुझे हरा कर तुझे उसी गटर में फेंक दूंगा जहाँ से तू आया है, और वहाँ से निकलने की सोचना भी मत, क्योंकि इधर उधर घूमेगा तो तू दूसरी जगहों को भी गंदा कर देगा। और आस्था का तो भाई बिल्कुल फ्यूज ही उड़ जाता है। वहीं पर खड़े दो बच्चे भी बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा चालाक निकला। रेफरी मैच शुरू कर देता है। सखे अपनी ग्रीन वॉर निकाल कर मैजिक कास्ट करता है और अपने आसपास एक कवच बना लेता है। उसे लगता है कि उसने कैप्टन को इम्प्रेस कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कैप्टन यामी को जो बोल रहे होते हैं ये तो बिल्कुल किसी कीड़े की तरह है। सखे आस्था को बोलता है चल अपने हमले की शुरुआत तो कर, और बहुत ज्यादा उछल रहा होता है। आस्था बोलता है ठीक है तो फिर शुरू करते हैं, और पैर से जमीन के अंदर फोर्स लगाकर पूरी स्पीड से हमले की तैयारी करते हुए ग्रीन वॉर में से तलवार निकालता है और एक ही अटैक में सखे का कवच तोड़कर सखे को नॉकआउट कर देता है। आस्था का ये अटैक देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। यूनो भी खुश हो जाता है। हम देखते हैं सखे को जिसके मुंह में से झाग निकल रहा होता है, और आस्था उसके सामने स्टाइल मारते हुए बोलता है मुझे मैजिक नाइट बनकर तेरी तरह अय्याशियां नहीं करनी, मेरा मकसद तुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे बनना है विजर्ड किंग। वहीं पर खड़े कंटेस्टेंट बोल रहे होते हैं मुझे तो लगा था इसे मैजिक आता ही नहीं। एक बोलता है और क्या कहा इसने, इसे बनना है विजर्ड किंग। आस्था चिल्ला कर बोलता है तूने वही सुना जो मैंने कहा। और लड़के बोल रहे होते हैं इसने एक मैच क्या जीत ली, इसके तो भाव ही बढ़ गए। दूसरी तरफ सके को मेडिकल हीलर ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ब्लैक बुल्स का मेंबर बोलता है मुझे तो लगा था इसमें बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है। कैप्टन यामी बोलते हैं नहीं उसने मैजिक यूज नहीं किया, ऐसी बात नहीं कि उसे मैजिक नहीं आता, उसमें मैजिक है ही नहीं। जब मैंने उसे छुआ था तब मैंने उसके अंदर बिल्कुल भी माना को सेंस नहीं किया था। सके की भी हीलिंग चल रही होती है। वहीं पर दूसरी तरफ और कंटेस्टेंट्स के मैच शुरू हो जाते हैं। पहला कंटेस्टेंट अपने मैजिक की मदद से मड मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है और दूसरा कंटेस्टेंट उस पर वाटर मैजिक से अटैक कर देता है, और इनकी फाइट देखकर बाकी के बच्चे हैरान हो रहे होते हैं। आस्था की भी इनको देखकर फट जाती है। वाटर मैजिक यूजर तो हवा में ही उड़ रहा होता है, जिसे देखकर आस्था बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनो को जो कोने में खड़ा होता है। तभी यूनो के पास एक लड़का आता है और बोलता है लगता है तुम्हें अपने टक्कर का कोई नहीं मिला, मेरे बारे में क्या ख्याल है। और यूनो भी इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है। और ये लड़का चलते चलते यूनो को बोलता है भले ही 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक रॉयल का पावर क्या होता है और हम क्यों तुमसे ऊपर है। रेफरी इन दोनों का मैच शुरू कर देता है, लेकिन ये छपरी कुछ ज्यादा ही उड़ते हुए बोलता है मेरे साथ लड़ना भी तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, और अपनी ग्रीम वॉर निकाल कर लाइट क्रिएशन मैजिक कास्ट करता है। यूनो भी अपनी ग्रीम वॉर निकाल कर तैयार हो जाता है। हम देखते हैं इसकी बड़ी से इलेक्ट्रिक बॉल की वजह से पूरा स्टेडियम हिल रहा होता है, और ये अपनी इलेक्ट्रिक बॉल से यूनो पर अटैक कर देता है। यूनो भी तैयार होता है और अपना स्पेल कास्ट कर देता है बोरिंग टॉर्नेडो, और एक बड़ा सा बवंडर तैयार कर देता है। बवंडर और इलेक्ट्रिक बॉल एक दूसरे से टकराते हैं, और इनकी टकराव की वजह से स्टेडियम और भी ज्यादा जोर से हिलने लगता है। लेकिन इसकी एनर्जी की वजह से ये छपरी उड़ जाता है और स्टेडियम में बिल्कुल तबाही मच जाती है। हम देखते हैं यूनो को जो अपनी जगह पर डटकर खड़ा होता है, और ये छपरी ऊपर से नीचे आकर गिरता है। इनकी फाइट देखकर आस्था बिल्कुल हैरान होता है, और बाकी के बच्चे भी हैरान होते हैं कि इसने एक रॉयल को कैसे हरा दिया। और यूनो की परफॉर्मेंस देखकर सारे मैजिक कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। और हम देखते हैं इसी के साथ सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं। कैप्टन शार उठकर बोलती है आपका नंबर पुकारने पर अगर कोई स्क्वाड कैप्टन हाथ उठाता है मतलब आपको चुन लिया गया, और अगर एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाते हैं तो फिर आप डिसाइड करेंगे आप किसके स्क्वाड में जाना चाहते हैं। कैप्टन फेगोलियन बोलते हैं और अगर कोई भी हाथ नहीं उठाता तो इसका मतलब आपको चुना नहीं गया है। वहीं पर बैठे कैप्टन सिल्वर बोलते हैं फिर तो आपको बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लेना चाहिए। और इसी के साथ सिलेक्शन शुरू हो जाता है। नंबर 32 नहीं चुने गए, नंबर 68 कैप्टन सालार ने चुन लिया, नंबर 98 कैप्टन फगोलियन ने चुन लिया, और इसी तरह से कुछ चुने जा रहे होते हैं तो कुछ रिजेक्ट हो रहे होते हैं, जो देखकर आस्था की भी धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन तभी यूनो का नंबर आता है 164 और यूनो आगे बढ़ता है। यूनो को देखकर सारे स्क्वाड कैप्टन्स अपना हाथ उठा लेते हैं, और यूनो ने यहाँ पर भी स्पॉटलाइट चुरा ली।
बच्चे ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि गोल्डन डॉम, सिल्वर ईगर और क्रिम्सन लायंस ने भी अपना हाथ उठाया है, जिन स्क्वाड में सिर्फ रॉयल्स को ही लिया जाता है। आस्था तो बिल्कुल बौखला जाता है और यूनो सोच रहा होता है विजर्ड किंग बनने के लिए मुझे सही स्क्वाड को चुनना होगा, और वो बोलता है मैं गोल्डन डॉन में जाना चाहूंगा। इसके बाद आस्था की बारी आती है। 165 आगे आओ, और आस्था आगे बढ़ता है। अनाउंसर बोलता है 165 क्या कोई इसे चुनना चाहेगा, लेकिन सारे कैप्टन ठंडे पड़े होते हैं और आस्था को कोई नहीं चुनता, जिस पर आस्था बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी कैप्टन यामी बोलते हैं ये तो होना ही था, कोई भी अनजान शक्तियों को नहीं छूना चाहता। सभी स्क्वाड कैप्टन को अपने स्क्वाड में ज्यादा मैजिक पावर वाले बच्चे चाहिए, और तभी कैप्टन यामी अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं। कैप्टन यामी की एनर्जी से पूरा स्टेडियम हिलने लग जाता है। सारे बच्चे हैरान होते हैं। कैप्टन यामी नीचे उतरते हैं और आस्था की तरफ चलते हुए आते हैं और आस्था के सामने आकर रुक जाते हैं और बोलते हैं जिस बच्चे में मैजिक का एक कतरा भी नहीं, उसे भला अपनी स्क्वाड में कौन लेगा। और एग्जाम देते टाइम क्या बोला था तूने, तुझे बनना है विजर्ड किंग, तो फिर साबित करो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो और बेहतर हो हर एक मैजिक नाइट कैप्टन से, क्या साबित कर पाओगे। आस्था बोलता है ठीक है मान लिया, आज यहाँ पर मुझे किसी ने नहीं चुना, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े, मैं बन के रहूंगा विजर्ड किंग। और कैप्टन यामी अपनी एनर्जी रिलीज करना रोक देते हैं और आस्था की आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए बोलते हैं आ जाओ शामिल हो जाओ मेरे स्क्वाड में। ये सुनकर आस्था और सारे बच्चे सभी हैरान हो जाते हैं। कैप्टन यामी बोलते हैं क्या हुआ, तुम मेरे ऑफर को मना नहीं कर सकते, तुम्हें ट्रेनिंग में ऐसा रगड़ेंगे कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम बन सकते हो विजर्ड की। ये सुनकर आस्था को उसकी पूरी मेहनत और ट्रेनिंग याद आ जाती है और वो चिल्लाकर बोलता है यस, और इसी के साथ सारे सिलेक्शन खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं जो बच्चे चुने नहीं गए वो अपने घरों के लिए निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था और यूनो को। यूनो बोलता है आस्था बोलता है मैं हूँ ब्लैक बुल और तू है गोल्डन डॉम। यूनो बोलता है हाँ, लेकिन तभी आस्था के पेट की घंटी बज जाती है और वो बाथरूम की तरफ भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वहीं पर सेके को, जो वहाँ पे आस्था से बदला लेने के लिए खड़ा होता है। सेके बोल रहा होता है आस्था की वजह से उसे ग्रीन मैंटिस स्क्वाड ने चुन लिया और वो एक कीड़ों की फौज का कीड़ा बनकर रह गया। सेके अपनी ग्रीम वॉर निकालता है और उसमें से पॉइजनस लीजर मैजिक कास्ट करता है और बोल रहा होता है इसकी पॉइजन से तू जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहेगा। लेकिन तभी उस लिजर्ड को एक ईगल पकड़ लेता है, जो देखकर सेके भी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं यूनो को, जिसे देखकर सेके की फटके चार हो जाती है। सेके बोलता है मैं तो बस दोस्ती का तोहफा भेज रहा था। यूनो बोलता है दफा हो जाओ यहाँ से और भूल जाओ कि तुम कभी आस्था की बराबरी कर सकते हो। सेके भी वहाँ से कट लेता है और आस्था भी टॉयलेट में से बाहर आ जाता है और ये दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन यामी को, जो आस्था को बोल रहे होते हैं आखिर कौन जाता है इतनी देर तक टॉयलेट को। आस्था बोलता है वो मैंने सुबह सांप खाया था और जब वो खाया था तब इतना लंबा था और जब बाहर आ रहा था तो उससे भी ज्यादा लंबा था। कैप्टन यामी उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अपना मुंह बंद कर, और बोलते हैं पोर्टल ओपन करो फिंड्रल। फिंड्रल भी पोर्टल ओपन करता है। आस्था बोलता है पोर्टल क्यों। कैप्टन यामी बोलते हैं तुझे तो मैजिक आता नहीं तो पोर्टल से ही जाना होगा, और इधर पोर्टल ओपन करने में फिंड्रल की भी फटी पड़ी होती है। कैप्टन यामी आस्था को पोर्टल में फेंक देते हैं और खुद भी पोर्टल में से बाहर आते हैं। हम देखते हैं आस्था को, जिसके सामने होता है ब्लैक बुल्स का हेडक्वार्टर। आस्था बोलता है ब्लैक बुल्स का ट्रेनिंग सेंटर, और आज से ये होगा मेरा घर। भागकर दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलकर बोलता है मैं हूँ आस्था, स्वागत नहीं करोगे मेरा। लेकिन तभी उसके सामने ब्लास्ट होता है और वो उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है और कैप्टन यामी बोलते हैं वेलकम टू ब्लैक बुल्स हेडक्वार्टर बच्चे। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।